नमस्कार दोस्तों। गोदी जजेज एक्सपोज हो गए, गोदी विधायिका एक्सपोज हो गई और गोदी कार्यपालिका तो पहले ही एक्सपोज है। और जब सब एक्सपोज हो तब नरेंद्र मोदी की साजिश भी एक्सपोज हो गई। और जब साजिश फोइल होती है तो इन सब को एक्सपोज करने वाले पर वो हमला करते हैं। तो उन्होंने भारत के नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, एक झूठा आरोप लगा के करा दी, अपनी नाकामियों की एफआईआर दर्ज करा दी। जी, आज यह हुआ है। 2023 में नारी सशक्तिकरण के नाम पर जो बिल लाया गया, जिसमें संविधान संशोधन किया गया, संपूर्ण विपक्ष ने कहा कि पूरी नारी जाति को 33% रिजर्वेशन देने का तत्काल प्रभाव से इसमें संशोधन किया जाए। लेकिन तब नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया, जबकि संपूर्ण विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में, श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में भाजपा को साथ दे रहा था और उसने सर्वसम्मत से यह पास कराया कि महिलाओं को तत्काल 33% आरक्षण मिले। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने साजिश रची, क्योंकि रिजर्वेशन तो देना नहीं था। तो साजिश रच के कहा कि नहीं, यह तब दिया जाएगा जब पहले जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद फिर उसके बाद में सीटों का एलोकेशन होगा और उसके बाद में किसी को रिजर्वेशन दिया जाएगा। वो कब होगा इसकी तारीख भी नहीं बताई, यानी सब कुछ भविष्य के गर्त में डाल दिया। अब 2023 के बाद 2024 गुजर गया, 25 गुजर गया, 26 आ गया। 26 के पहली तिमाही गुजर गई और पहली तिमाही गुजरने के बाद संसद का सत्र गुजर जाने के बाद जब 5 राज्यों के इलेक्शन चल रहे थे, उसी के मिड में संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र बुला करके इन बिल को लाया गया। बिल का मसौदा भी टाइमली नहीं दिया गया और एन वक्त पर लाया गया, जिससे कि विपक्ष के लोग समझ ना पाए क्या है। लेकिन राहुल गांधी की टीम लगी थी और उसे पता चल गया, तो जयराम रमेश ने उनकी इस मंशा का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा कर दिया था कि असल में ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम नहीं उठाने जा रहे हैं, बल्कि ये जो बिल लाने जा रहे हैं वो बहुत बड़ी साजिश है। देश की तमाम सीटों का बगैर किसी वैज्ञानिक, संसदीय या लोकतांत्रिक तरीके से जो कोई भी रिपोर्ट के बिना ये परिसीमन करने जा रहे हैं। वो परिसीमन ऐसे होगा जो फ्रॉड पर आधारित होगा, जिसके जरिए ये पूरी तरीके से अपने मुफीद सीटों के गणित करेंगे, क्षेत्रों को बांटेंगे। जी, जब यह बात सामने आई तो इसका विरोध हुआ। श्रीमती सोनिया गांधी ने अपना लेख लिख करके इस पूरी साजिश का खुलासा कर दिया और उन्होंने कहा यदि महिलाओं को रिजर्वेशन तत्काल देना है तो सिर्फ एक बिल आना चाहिए कि तत्काल महिलाओं को इसी परिस्थिति में रिजर्वेशन दिया जाए, परिसीमन के बाद जो स्थिति बनेगी वो तब दिया जाएगा। कुछ ठोस करना है तो आप 2023 में जो सर्वसहमति से जो विधेयक पास हुआ था, पारित हुआ था, सारे दलों ने उसका समर्थन किया था, उसको लाइए। उसमें अगर कुछ एकाध संशोधन करना है छोटा, ताकि वो अभी लागू हो सकता है, करिए और उसको अभी लागू करिए। महिलाओं को हक दीजिए, अभी दीजिए, लेकिन उसको आप घुमाकर और दूसरी चीज़ों के साथ उसको अटैच करके आप गुमराह करने की कोशिश मत करिए। सीधी सी बात है, इसको अभी करिए, हम सब तैयार हैं। लेकिन नहीं, ये तो करना नहीं था, ये तो नैरेटिव बनाना था, क्योंकि सबसे बड़ी महिलाओं के रिजर्वेशन की हिमायती सदैव कांग्रेस रही है। बाकी तो सभी लोग विरोधी रहे। भारतीय जनता पार्टी के भी कई सांसदों ने, जिनमें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हो या भाजपा का ही सांसद हुकुम नारायण यादव रहा हो या बैंस रहा हो, इन सब ने विरोध किया था। और इनके साथ साथ सपा हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो और बीएसपी हो, इन सब ने भी यह कहते हुए विरोध किया था कि इसमें जातिगत आधार पर किया जाए। लेकिन उस समय तक कोई जातिगत जनगणना हुई नहीं थी,
वह करना संभव नहीं था। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने वह बिल कहीं गिर न जाए इसलिए उसे पेंडिंग कर दिया, कमेटी को भेज दिया। नरेंद्र मोदी सरकार आई, उनके पास नंबर था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की मांग के बाद भी उसे पास नहीं कराया। यानी आप समझ लीजिए मनसा ही नहीं थी। 2019 में राहुल गांधी ने इसको लेकर चिट्ठी लिखी, तब भी नहीं किया गया। और फिर 2023 में अचानक जब यह लाने की बात हुई तो कांग्रेस ने और विपक्ष ने, पूरे विपक्ष ने सर्वसम्मत से इसे पास किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसमें यह लैकुना लगा दिया कि साहब तब होगा। मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में करी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, के साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो यानी महिलाओं को तो रिजर्वेशन मिल चुका है, अब उस रिजर्वेशन को सिर्फ इंप्लीमेंट करना है, और इंप्लीमेंट ना करना पड़े इसके बहाने के लिए उसके साथ 2 परसीमन के बिल लेके आए। बहरहाल जब आप साजिश करेंगे तो उसका विरोध होगा, और वह विरोध हुआ, संपूर्ण विपक्ष ने विरोध किया। श्रीमती प्रियंका गांधी ने इस पर बहुत से तथ्य बताए। 2018 में श्री राहुल गांधी जी ने मोदी जी को एक पत्र लिखा और कहा कि ये महिला का जो आरक्षण है ये 2019 तक लागू हो जाना चाहिए। आखिर जब 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये अधिनियम सर्वसहमति से पारित किया, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी विचारधारा के अनुकूल इसका पूरा समर्थन किया। आज भी इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस महिला आरक्षण के पक्ष में डट कर खड़ी है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि आज की चर्चा दरअसल महिला आरक्षण पर है ही नहीं। वह राजनीति की बू जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, इसमें पूरी तरह से घुली हुई। इसी सरकार ने महिला आरक्षण का जो विधेयक सर्वसहमति से 2023 में पारित कराया था, उसमें 2 चीजें थी जो इस विधेयक में नहीं। उसमें लिखा था कि इसे लागू करने से इन तीनों विधेयकों का सख्त विरोध करते हैं। और जब राहुल गांधी बोले तो राहुल गांधी ने तो बिल्कुल खुलासा कर दिया कि यह असल में महिलाओं के हित के लिए कोई बिल नहीं है। This is not a women's bill. This is nothing to do with the empowerment of women. Now, what is being attempted here is a bypass of the caste census. What they are trying to do is they are trying to avoid giving power, giving representation to my OBC brothers and sisters and to take away power from them. This is the agenda over here. Manuvad over Samvidhan. Second thing that is being done, equally bad thing, but a very dangerous thing. What you're doing, because you're scared of what is happening in the politics of this country, you're scared of the erosion of your strength, you're trying to rejig the Indian political map. You have done it in Assam, you've done it in Jammu and Kashmir, and now you're imagining that you can do it in India. You are telling the South Indian states, the Northeastern states, you're telling small states in India that in order for the BJP to remain in power, we are going to take away representation from you. This is nothing short of an anti-national act. This is what you are doing. And under no circumstances are we going to allow you to do it. So I am telling you very clearly right now that the entire opposition is going to defeat this attempt of yours to attack the nation state and deprive OBCs and Dalits of their rightful place in society. ये तो वास्तव में एक मदारी का खेल है। वो मैजिशियन खेल करता है, वही खेल करता है वो लोकपालिका में, वही खेल करता है विधायिका में, वही खेल करता है न्यायपालिका में। तो वह खेल सामने दिखाई देता है। वो जो जादूगर था वो बहुत टेंशन में था।
और वो दबाव में आ गया और उसने एक मैजिक ट्रिक गलत कर दी, वो निकल नहीं पाया, वहीं खत्म हो गया। एक गलती की उसने और उसके बाद उसका जादू नहीं चला और शायद उसके बाद वो जादू कर ही नहीं पाया। मुझे लगता है जो असली ताकत होती है वो छुप के काम करती है, वो अपने आप को दिखाती कभी नहीं है। एवरीबॉडी नोज ए पार्टनरशिप between our friend the magician and the businessman. There is a partnership and then there is a hidden power, massive, extremely strong but completely hidden. And that power, that force that does not show itself but is there, knows the entire history of the magician. It knows every single detail about the magician from when he first came into politics till when he arrived as Prime Minister. It is using the information to shape. Please understand what has happened here. It is important that everyone understands. The BJP they knew very clearly that this bill actually cannot be passed. This was a panic reaction because the Prime Minister at any cost needed to send two messages. Number one, he needed to change the electoral map of India. And number two, he needed to send a message again that he is pro-women. Why he is doing that, I will leave to your imagination. The truth is the magician has been caught. The magician of Balakot, the magician of demonetization, the magician of Sindhur, the last session of parliament completely destroyed the structure. A deal was signed with the United States that under no circumstances would have been signed by any prime minister of this country unless he was compromised. Yesterday I was watching the prime minister speak. Low energy, broken, nothing transmitting, and I suddenly noticed that yesterday was the 16th of April. And I was like, my God, how crazy. That's the number. This 16 number. Everything is in the number 16. तो फिर दुश्मन हो जाते हैं। तो जब यह खेल किया जाता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। तो राहुल गांधी ने बड़ा स्पष्ट बताया, यह खेल इसलिए किया जाता है जिससे भटकाया जाए। इस समय देश गंभीर संकटों से गुजर रहा है। उन संकट का कारण यूएस ट्रेड डील है जिसमें नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया है और यही वजह है कि भारत के अंदर एनर्जी संकट यानी गैस का और जो ऑयल का सारे संकट खड़े। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अब आदेश देता है कि यहां से तेल खरीदो, यहां से मत खरीदो, यहां से ये करो, यहां से ये मत करो। तो अब आप समझ लीजिए जब इस तरह गुलामी होगी तो उस पर आता है। तो राहुल गांधी वह भी बता देते हैं कि नरेंद्र मोदी, यानी वो नाम नहीं लेते हैं, वो कहते हैं मैजिशियन यानी मदारी का एक पूंजीपति दोस्त है और उस दोस्त के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है और उसका वो खुलासा कर देते हैं। राहुल गांधी बताते हैं कि किस तरह से उस मैजिशियन ने यह खेल किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था तो चौपट हो गई, वो छठे नंबर पे पहुंच गई, जापान से भी पीछे है, ब्रिटेन से भी पीछे, जो छोटे छोटे देश। और स्थिति यह है कि वो भारत की अर्थव्यवस्था जिसमें इतनी बड़ी आबादी है, वो अर्थव्यवस्था छठे नंबर पे है। लेकिन नरेंद्र मोदी का वह दोस्त यानी मैजिशियन का वह दोस्त जो गौतम अडानी है, वह एशिया का सबसे रईस व्यक्ति बन जाता है, जो 2014 तक 100 तक भी नहीं था, 200 तक भी नहीं था, 500 तक भी नहीं था, यानी था ही नहीं इस नंबर। वह अचानक इतना रईस हो जाता है। और जो अंबानी और दूसरे हैं वो कहीं नहीं होते। चाइना जो एशिया में है वहां का एक भी पूंजीपति नहीं रईस होता है। जापान का कोई नहीं होता है, जो कि भारत से बहुत आगे है। चाइना नंबर 2 पे है, जापान है। इसी तरीके से सऊदी अरेबिया का कोई नहीं होता है, यूएई का कोई नहीं होता है। यानी किसी भी देश का जो बहुत संपन्न है उनके नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी का वह दोस्त हो जाता है। राहुल गांधी ने नाम नहीं लिया, लेकिन राहुल गांधी ने मैजिशियन और इसकी जैसे ही कहानी बताई तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मंत्री, विधायक सब उछलने लगे, जैसे अपनी सीट पे उनके करंट लगा दिया गया। राजनाथ सिंह ने तो खुद ही कह दिया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री को मैजिशियन कह रहे हैं। तो राहुल गांधी ने कहा मैंने तो नाम ही नहीं लिया है। आप समझ गए, इसका मतलब वही मैजिशियन है। और इसी तरह किरण रिजिजू बोलने लगे और तमाम लोग बोलने लगे, ओम बिरला तो पागल हो गए और वह कहने लगे संसदीय मर्यादा, संसदीय मर्यादा, संसदीय मर्यादा। वो ये कभी नहीं बताते कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो या प्रधानमंत्री सारी मर्यादाएं तोड़ते हैं और उनकी मर्यादा तोड़ने के रिकॉर्ड मौजूद है सदन के भीतर। ऐसा नहीं है कि आप
आप जो चौराहे पे बोलो संसद में बोलोगे, संसद की अपनी मर्यादा गरिमा होती है। रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। सदन की मर्यादा तो बनाए रखनी पड़ेगी ना। अरे मौसी, ये ठीक नहीं है। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। तरीका है क्या? अरे भाई, इनको बोलने दीजिए। वहां पर बेचारे के मुंह पे ताला लगा हुआ है। वो बगल में कोई बोलने नहीं देता उसको। नो, ये अहंकार देखिए। तो यह स्थिति हो तो अब आप सोच लीजिए। और तब मुस्कुराते रहते हैं ओम बिरला, जब वो दलाल दुबे जो इनका सांसद है, वो जिस तरह से तमाम महिलाओं से लेके सबके और पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए जितने गंदे गंदे शब्द बोलता है, उसके बावजूद कभी भी उसे नहीं रोका जाता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है। तो राहुल गांधी ने यह सारा खुलासा कर दिया और सारी बातें बता दी, कैसे मैजिशियन यह सारे खेल करता है। उन्होंने बताया कि देश के साथ वो कैसे धोखा कर रहा है, मदारी का खेल दिखाता है और यह काम करता है। उसके बाद में राहुल गांधी ने यह भी बता दिया 16 नंबर यानी 16 नंबर। तो 16 नंबर क्या है, वो सुनते ही सब सकपका गए, क्योंकि 16 नंबर सुन के इसलिए सकपका जाते हैं कि एप्स्टीन की 16 फाइलें गायब है। क्यों गायब है? क्योंकि यही शर्त है कि यदि नरेंद्र मोदी जिस तरह की डील करे हैं, यदि रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो एप्स्टीन की फाइल खुल जाएगी। 16 नंबर और भी है कि नरेंद्र मोदी का 16 बार उसमें नाम आया है। उसके अलावा राहुल गांधी ने बहुत कुछ बता दिया। राहुल गांधी ने मदारी के यह भी खेल बता दिए कि कैसे मदारी ने बालाकोट में गेम किया था और सेना का सहारा लेकर के अपनी वोट बैंक बनाने का काम किया था। मदारी ने नोटबंदी के जरिए किस तरह से विपक्ष और दूसरे तमाम देश को तबाह किया था। और जब उसने कहा था कि आतंक पर जो है, कालाबाजारी पे और न जाने किन किन चीजों पे कहा था, काले धन पे सर्जिकल स्ट्राइक, तो आया सब कुछ तो सही है, कहीं पर गड़बड़ नहीं हुआ। उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह हुआ वो सरेंडर हो गया। तो यानी मदारी का खेल सरेंडर का खेल है, वह भी सबने देख लिया। भाजपाई चिल्लाने लगे, बिल्लाने लगे, तो राहुल गांधी ने यह भी बता दिया कि भाजपा भारत नहीं है, देश नहीं है, और नरेंद्र मोदी देश नहीं है, भारत नहीं है। इसी तरीके से वो ना तो सेना है और ना ही भारत है। The truth is the magician has been caught. The magician of Balakot, the magician of demonetization, the magician of Sindhur has suddenly got caught. Why? Yeah. Because he was... Speaker sir, there is a central confusion, and I have to put this right. There is a central fundamental confusion in the minds of the BJP and its leadership. And the confusion is that they think they are the people of India. You are not the people of India. The people of India are something else. They also think that they are the armed forces. You are not the armed forces. The armed forces are something else. You are a political organization. You are not India and you are not the armed forces of India. We are not attacking the people of India. We are not attacking the armed forces of India. We are attacking you. Do not hide behind the people of India or behind the armed forces. तो जब दोनों नहीं है तो ये बिल्ला क्यों रहे? यहां पर बात, आप सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और आप उसके नेता है, इससे ज्यादा आपकी कोई हैसियत नहीं, आप इंस्टीट्यूशन नहीं। तो राहुल गांधी ने जब यह सब सच बताए तो बौखलाना स्वाभाविक था, तो बौखला गए। बिल सदन में बुरी तरह गिर गया। संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया है, तो अच्छी बात है। The bill has been defeated. That's the news that we are breaking right now. हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसको उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100%
आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन करा देंगे। अब जब बिल गिर गए तो चिल्लाने लगे कि महिला आरक्षण बिल गिर गया, महिला शक्ति वंदन बिल गिर गया, और ये महिला बिल नहीं गिरा। बिल वो दोनों जो उसके साथ जोड़ दिए गए उसके कारण गिरा, क्योंकि महिलाओं को तो रिजर्वेशन ऑलरेडी दिया जा चुका है, सर्वसम्मत से दिया जा चुका है। उसे इंप्लीमेंट करना सरकार का काम है। सरकार ने इसका नोटिफिकेशन पहले ही जारी किया हुआ है, तो फिर ऐसी स्थिति में यह ड्रामा क्यों किया गया? सवाल है क्योंकि इसके जरिए नैरेटिव बनाया जाए कि अरे ये तो महिलाओं के खिलाफ है। लेकिन सच्चाई इससे इतर है। राहुल गांधी ने कहा यदि देना ही है तो फिर करिए, जातिगत जनगणना आप कर रहे हैं, इसमें क्लॉज जोड़िए कि जातिगत जनगणना के आधार पर जो डेटा है उसके अनुपात में उन्हें रिजर्वेशन दिया जाएगा और उन्हें उसका पूरा लाभ मिलेगा। तो आपको वह भी नहीं करना है, और नहीं तो आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों सबके हक छीनने का काम कर रहे हैं। यह असल में महिलाओं को हक देने का नहीं बल्कि उनके हक छीनने का है और उन्हें बरगलाने का है। जी हां, सारे खुलासे के बाद तो निश्चित रूप से हालत बिगड़ती है। तब साजिशें रची जाती हैं। तो राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रची गई और उनके खिलाफ कर्नाटक के एक भाजपा कार्यकर्ता ने पहले रायबरेली की कोर्ट में फाइल किया था, वहां पर खारिज हो गया था, हाई कोर्ट में किया था, वहां खारिज हो गया था, सब जगह कि उनके पास 2 पासपोर्ट है, वो ब्रिटेन नागरिक है। और इसके पहले यही शिकायत 2019 में सुब्रमण्यम स्वामी ने, जो बीजेपी के सांसद है, उन्होंने दी थी गृह मंत्रालय को। लेकिन सारी जांच में पाया गया था कहीं ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से मनगढ़ंत और झूठ पर आधारित। तो वही झूठ कैसे उसे किया जाए? तो एक संघीय अदालत में, मैं इसीलिए कह रहा हूं गोदी जज, जब गोदी जज की अदालत थी तो उस अदालत में पेश करके इस पर एफआईआर दर्ज करने का काम किया जाता है जिससे राहुल गांधी डर जाए। लेकिन राहुल गांधी है कौन? वो गांधी नेहरू परिवार का खून है जो न डरना जानता है न रोना जानता है। जी हां, यही एक बड़ी शर्त है। नेहरू बार बार कहते थे, उन्होंने अपनी पत्नी कमला नेहरू से भी यही कहा था जब जेल में थे, कि रोना नहीं है, नेहरू परिवार रोता नहीं है अपने दर्द पर। और इसी तरीके से उन्होंने अपने छोटे भाई बीके नेहरू की पत्नी से भी, जो कि विदेशी मूल की थी, उनको भी यही कहा था कि आप मेरी दशा देख के जो भावुक हो गई हैं, ये मत होइए, आप नेहरू गांधी परिवार की बहू बनी है और नेहरू कभी भी रोते नहीं है। तो वैसे ही राहुल गांधी कभी रोते तो नहीं है, लड़ते हैं। तो वो लड़ रहे हैं। इतने मुकदमे आपने कर लिए, एक और हो जाएगा, इतनी एफआईआर कर लिए और हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी बहन, उनके बहनोई, उनकी मां, सब पे तो आपने कर रखा है, करे रहिए, लड़ते रहेंगे। गोदी जजेज आपके मुताबिक आदेश भी देते रहेंगे, हम फिर भी लड़ते रहेंगे। और ये गोदी जज यही नहीं करते, जहां सबूतों के साथ पवन खेड़ा ने, जो कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने सबूतों के साथ बताया कि असम के मुख्यमंत्री की बीवी के 3 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट हैं और उनके जो तमाम इन्वेस्टमेंट है 52,000 करोड़ के, वो सब खुलासा किया। उस पर उल्टा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। जब एक अदालत उन्हें ट्रांजिट रिमांड देती है तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे गोदी जज उस रिमांड को कैंसिल कर देते हैं और कहते हैं आप वहीं जाइए। वो कहते हैं बिल्कुल वहां चले जाएंगे, सोमवार को वहां पर अपीयर होंगे, अभी कोर्ट बंद है, तो आप कृपया यह आदेश करें कि तब तक कोई गिरफ्तारी ना। लेकिन नहीं, वो कोई भी रेमेडी देने की बजाय खारिज कर देते हैं। जबकि भाजपा के लोग जब जब उनसे किसी भी रेमेडी को लेने जाते हैं तो सदैव मिल जाती है। इसके दर्जनों उदाहरण मौजूद है। जब गोदी पत्रकार मीडिया जाता है तो उसे मिल जाती है, लेकिन बाकी के केस इसी तरह खारिज किए जाते हैं। गोदी मीडिया है सबसे बड़ी बात, जो झूठ को प्रसारित करने का काम करता है और लगातार कर रहा है। जी हां, वो इनके नैरेटिव को बनाने में इनका साथ देता है। लेकिन राहुल गांधी इन सब से लड़ रहे हैं, एकदम डट कर लड़ रहे हैं। वो हारते नहीं, लड़ते हैं, क्योंकि वो गांधी नेहरू परिवार का खून है। जी हां, जय